हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कानूनी पाठशाला में। तो हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें एलएलबी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आपको समझाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम विशिष्ट संविदा भी बोलते हैं। जिसमें पहली है क्षतिपूर्ति की संविदा, जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बोलते हैं। दूसरी है प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीसरी है उपनिधान की संविदा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। चौथी है गिरवी रूपी उपनिधान की संविदा, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज भी बोलते हैं। और पांचवा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसको हम आगे आने वाली सारी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम क्लियर करते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्षतिपूर्ति की संविदा, उसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 124 और 125 में। केवल ये 2 ही सेक्शन है। तो पहली धारा 124 अधिनियम की धारा 124 के अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीमा कंपनी, बीमा की संविदा के हिसाब से हम समझ सकते हैं इसको। इसमें एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, ए बी को हर महीने 2000 रुपये में कुछ सामान देने का वादा करता है। सी आता है और वादा करता है कि अगर ए सामान देने में विफल रहता है तो बी के नुकसान की भरपाई करेगा। इस प्रकार बी और सी के क्षतिपूर्ति संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है ए बी को हर महीने 2000 रुपये का कुछ सामान देने का वादा करता है। अगर ए बी को सामान देने में विफल रहता है, कोई कारणवश उसने सामान ना दे पाया और बी को नुकसान हो गया, तो जो नुकसान की भरपाई है वो सी करेगा। तो इसी प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा काम करती है। इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, तो इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं हम। पहला है 2 पक्षकार, जो बेसिक है। 2 पक्षकार इसमें होंगे। एक तो इंडेमनीफायर होगा, जो क्षतिपूर्ति दाता हम कहते हैं, जो नुकसान की भरपाई करता है। दूसरा इंडेमनी होल्डर होता है, जो क्षतिपूर्ति धारी हम कहते हैं जिसको। दूसरा है नुकसान होना जरूरी है। नुकसान होना जरूरी है, इसका मतलब है जब नुकसान होगा तभी तो ये संविदा अप्लाई होगी। अगर नुकसान ही नहीं होगा तो किस व्यक्ति पे ये अप्लाई करेंगे? कोई व्यक्ति वादा किस लिए कर रहा है कि वो नुकसान की भरपाई करेगा, तो जब नुकसान ही नहीं होगा तो भरपाई किसकी करेगा? इसलिए नुकसान होना जरूरी है। नुकसान कार्य या आचरण से, मतलब किसी के कार्य से या किसी के आचरण से होता है जो नुकसान। चौथा है ये नुकसान मनुष्य के कार्य द्वारा हो। इसका मतलब है आपका जो नुकसान हुआ है वो दैवीय एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, आपका माल जा रहा है, लदा हुआ माल है, शिप में जा रहा है और मौसम खराब होने की वजह से वो सारा का सारा माल खराब हो गया, तो इसमें क्षतिपूर्ति की संविदा कहीं भी नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। पांचवा है वचन अभिव्यक्त या विवेचित होना चाहिए। अभिव्यक्त का मतलब है बोलकर या लिखकर। इसका मतलब एक्सप्रेसली आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? बोलकर या लिखकर। दूसरा विवक्षित, इसका मतलब है इम्प्लाइड। ऐसे समझ लीजिए, व्यक्ति के कंडक्ट से या मामले की परिस्थिति से पता चलता है कि यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि इम्प्लाइड का एक एग्जाम्पल है, जैसे बैंक में आपका कोई सामान रखा हुआ है, बैंक में आपका सामान रखा हुआ है और बैंक की कोई गलती की वजह से आपको पैसे का नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे बैंक आपके नुकसान की भरपाई करेगी, आपको हर्जाना देगी। तो यहाँ दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन वो नुकसान की भरपाई करेगी, तो ये विवक्षित कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। चलिए, तो एक केस लॉ है इसमें, वो समझते हैं। केस लॉ का नाम है एडमसन बनाम जार्विस, 1827 का है।
इसमें हुआ क्या था, प्लेंटिफ जो वादी करता है एडमसन नीलामी करता था, नीलामी करना उसका काम था। जो प्रतिवादी जारविस है, जारविस के कहने पर उसने मवेशी जो गाय होती हैं वो नीलाम कर दी। बाद में पता लगा कि जो गाय थी वो डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी की थी नहीं, वह किसी तीसरे व्यक्ति की थी और वादी पर मुकदमा चलाकर अपना दाम वसूल लिया। फिर वादी ने प्रतिवादी पर केस दायर किया और अदालत का जजमेंट आया जिसमें अदालत ने कहा जारविस को एडमसन को क्षतिपूर्ति देनी होगी, क्योंकि जारविस ने एडमसन को मवेशी बेचने का निर्देश दिया था और अगर कुछ भी गलत होता है तो जारविस को क्षतिपूर्ति देनी होगी। अदालत ने माना एडमसन को जारविस के निर्देशों का पालन करने के लिए नुकसान हुआ है, इसलिए जारविस को एडमसन के नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 धाराएं बताई गई हैं, 124 और 125, जिसमें 125 में बताया गया है क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। तो अधिकार में बताया गया पहले नुकसानी इसका मतलब है ये कंपनसेशन ले सकता है, क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार कंपनसेशन ले सकता है। दूसरा है खर्चे, यदि मुकदमे में कोई खर्चे होते हैं तथा अन्य कोई खर्चे होते हैं वो भी ये वसूल सकता है। तीसरा है धनराशि, इसका मतलब है हर तरह की धनराशि, इसको हम ऑल सम्स बोलते हैं। यदि मुकदमे में दूसरे पक्षकार ने अगर समझौता किया है तो समझौते की धनराशि क्षतिपूर्तिधारी को वापस मिलेगी। यह क्षतिपूर्ति दाता के अधिकार, ये जो कि बताया नहीं है बट आगे के लिए जान लीजिए। वाद दायर करने का अधिकार है इसको, और नुकसानी के लिए जिम्मेदार न होना, मतलब नुकसानी के लिए जिम्मेदार न होना इसका मतलब ये है कि जिसके लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ वही नुकसान देगा, अदर के लिए कोई नुकसान नहीं देगा। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हम आजकल टाइम पे हम फाइनेंस पे मोबाइल उठाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जो नुकसान है वो मोबाइल टूटने खराब होने के लिए ही दिया जाएगा, नुकसान आपको, लेकिन अगर चुर जाएगा मोबाइल तो उसमें नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो वही ऐसे समझ लीजिए, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ उसका ही नुकसानी भरी जाएगी, अदर कोई भी नुकसानी नहीं भरी जाएगी। लास्ट है उतनी नुकसानी के लिए वाद दायर जितना नुकसान चुकाया गया है, जितना नुकसान हुआ है सिर्फ उतना ही नुकसान के लिए वाद दायर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे और भी वीडियो लाएंगे ऐसी, बने रहिए। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।